हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो डीआरटी और डीआरएटी के ऊपर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया, रिक्वेस्ट किया कि सर एक डीआरटी और डीआरएटी के ऊपर आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर और सभी डीआरएस जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये उनके साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो लोग डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस या JIIB का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये टॉपिक की वीडियो। डीआरए, डीआरटी एंड डीआरएटी क्या होता है इसको हम समझते हैं। मैं अपनी स्लाइड आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम ये डीआरटी है क्या और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है उसमें चार तरह के कोर्ट होते हैं। ठीक है। तो अगर किसी भी पार्टी को, मान लीजिए कि किसी के अगेंस्ट अगर कोई केस डालना है किसी भी प्रकार का, तो उसको या तो जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें हमारा होता है सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हम बात करें अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, अगर वो अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए बोरोवर के ऊपर अगर केस डालना चाहते हैं, तो अगर वो इस जुडिशरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उनको क्या है कि बहुत लंबे समय तक जस्टिफिकेशन का वेट करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट में इतने ज्यादा केस पहले से पेंडिंग है जिनका जस्टिफिकेशन आना बाकी है। और इस प्रोसीजर में कभी 15 साल, 20 साल, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है और इससे कोई फास्ट रिकवरी नहीं हो पाती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने ये एक स्पेशल कोड बनाया, जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया, ताकि वो अपने ड्यूज की रिकवरी फास्ट कर सके, रैपिड कर सके। और उनकी मदद करने के लिए इस कोड को बनाया गया। तो हम समझते हैं कि डीआरटी कैसे कैसे बना और कि आपको मैंने कारण तो बता दिया है कि क्यों बनाया गया था। तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ये एक स्पेशल कोर्ट है और ये ओनली क्या है कि सिविल डिस्प्यूट्स के केसेस को ही अपने पास लेता है। अगर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किसी बोरोवर के साथ में किसी लोन या ड्यूज को लेके किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो वो दोनों पार्टी डीआरटी के अंदर जाकर अपील कर सकती है और उसका जो भी जस्टिफिकेशन आएगा वो मान्य होगा, वो इन्फोर्सिएबल होगा। तो ये जो डीआरटी का एस्टेब्लिशमेंट है, वो हमारा किस एक्ट के अनुसार किया गया है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। इस एक्ट के अनुसार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग किया गया है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था 24 जून 1993 में। क्या था कि 1993 में काफी मतलब चेंजेस हमारी इकोनॉमी में आए और काफी सारे किस बहुत प्रकार के बड़े बड़े लोन बैंकों के द्वारा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को दे दिए गए, काफी लोगों को दे दिए गए और वो लोन क्या था, एनपीए होना शुरू हो गए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो तारीख मिलती जाएगी और पता नहीं जस्टिफिकेशन आने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे में क्या है कि अगर बैंक ने किसी प्रकार की सिक्योरिटी, मान लीजिए कि मॉर्गेज किया हुआ है कुछ, तो उसको भी अगर वो रिकवर करना चाहे उसके जरिए भी, तो पता चल रहा है कि जब तक कोर्ट का जस्टिफिकेशन आएगा ना, उनका वैल्यू इतना डेप्रिसिएट हो जाएगा कि वो मार्केट में उसका वैल्यू बहुत कम हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या थी, कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसी समस्या को साइड करने के लिए और हमारा रिकवरी का जो वर्क है बैंक का, वो फास्ट करने के लिए ये डीआरटी का प्रोविजन आया और डीआरटी को बनाया गया। तो ये एक्ट जो अभी बताया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था। अब क्या है, क्वासी जुडिशरी है। क्वासी जुडिशरी का मतलब क्या है, ये फुली कोर्ट की तरह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ओनली सिविल जो डिस्प्यूट केसेस हैं वही यहाँ पे रिजॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमारा डेब्ट रिकवरी का एक ओवरव्यू है। अब बात करते हैं कि डेब्ट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल है, डीआरटी है जो, तो डीआरटी के अंदर किस प्रकार के केसेस को जाके
रिकवर कर सकता है बैंक, या किस प्रकार के केसेस को कवर करेगा ये, है ना। ये हमें समझने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी में से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो देखिए, कोई भी डीआरटी के अंदर अगर मान लीजिए कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी बोरोवर के अगेंस्ट अपना केस लेके जाना चाहता है, तो ये इसकी कंडीशन ये है कि ये जो है, इसमें जो लोन का अमाउंट है वो 20 लाख एंड अबव होना चाहिए। अगर 20 लाख से कम है तो फिर वो इसको यहाँ पर नहीं कर सकता है, यहाँ पे लेके नहीं आ सकता है। उसके लिए उसको लोक अदालत में जाना पड़ेगा, यहाँ पर वो नहीं कर सकता है। अब हम बात करें कि क्या इसके अंदर कौन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन को यहाँ पे लेके जा सकता है बैंक। तो हाँ, वो दोनों तरह के लोन को कवर करता है। इस डीआरटी के अंदर बैंक अपने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों ही प्रकार के लोन के अगेंस्ट केस को फाइल कर सकता है। और ऐसे जो केसेस हैं वो जनरली सिविल कोर्ट के अंदर फाइल नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन डीआरटी को रिसीव होती है, तो डीआरटी को उसका समाधान 180 डेज के अंदर करना पड़ेगा। जिस डेट पे उनको एप्लीकेशन रिसीव जो उनको रिसीव हुआ है, तो जैसे उस डेट से उनको 180 डेज के अंदर उसका समाधान करना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन के लिए उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि डीआरटी में डिसीजन लेने की पावर किसके पास है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे कोर्ट में जज होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा कि सिविल कोर्ट है उसमें जज होते हैं, जज फैसला लेते हैं दोनों पार्टी की बातों को सुनकर, हियरिंग्स को सुनकर, और ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एडवोकेसी, गवाहों के ऊपर बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हुए वो फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पे जज जो है उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका जो टेन्योर है, जो टर्म है, वो 5 इयर्स के लिए होता है। और एज जो है 62 इयर्स तक के लिए वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले होगा उसको माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन जिसको कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, अब वो 62 इयर्स का है, तो अब सॉरी 60 इयर्स का है, और आफ्टर 2 इयर्स उसकी एज 62 इयर्स हो जाएगी, तो ओनली 2 साल के लिए ही फिर अपॉइंट किया जा सकता है। 5 इयर्स के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता है ना। और कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको कि फॉलो करना जरूरी होता है। वो क्या है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट जज का जज होना चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन को वो क्वालिफाई करे कि वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। ये उसकी मतलब मैंडेटरी है कि वो पहले किसी डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो। इस क्वालिफिकेशन को उसका होना जरूरी है। और इस क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी मदद करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे रिकवरी ऑफिसर और एक रजिस्ट्रार भी होता है साथ में उनके। तो जब क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, मान लीजिए कि कोई केस बोरोवर के अगेंस्ट आया, तो उसको सुनते हुए जब उसने क्या किया कि जस्टिफिकेशन सुनाया और बोरोवर के अगेंस्ट रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तो अब यहाँ पे जो रोल शुरू होता है वो रिकवरी ऑफिसर का रोल यहाँ से शुरू होता है। जब एक बार रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, तो जो रिकवरी ऑफिसर है वो बोरोवर के पास जाएगा, और बोरोवर को वो जो सर्टिफिकेट है, जो समन है, वो उसको देगा और उसको बताएगा कि अब हम आपकी जो एसेट्स है उसको पोजीशन में लेंगे। और अगर किसी प्रकार की, मान लीजिए कि बोरोवर ने डिस्प्यूट किया, तो यहाँ पे रिकवरी ऑफिसर के पास उसको अरेस्ट करने की भी पावर होती है। ये पावर रिकवरी ऑफिसर को दी जाती है। अब रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा कि जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको डिक्री कराने में मदद करेगा उनकी, कि जब रिकवरी सर्टिफिकेट आ गया है तो अब वो बैंक की मदद करेगा बैंक का पैसा रिकवर कराने में। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर और ये उसकी डीआरटी की जो बॉडी का रोल है वो यहाँ पे क्लियर किया गया है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट लेकर अगर रिकवरी ऑफिसर बोरोवर के पास जाता है, और कोई भी बोरोवर है उसने जब रिकवरी सर्टिफिकेट को देखा और उसको लगा कि ये रिकवरी सर्टिफिकेट जो मेरे अगेंस्ट इशू किया गया है वो इरेगुलरिटीज पाई गई है या मिस्टेक है, तो वो
ऐसी किसी भी अपील को डीआरटी के अंदर 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है डीआरटी के अंदर कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट मेरे अगेंस्ट इशू किया गया है उसमें ये गलती है या उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है, तो वो अपनी इस रिक्वेस्ट को, इस अपील को 30 दिन के अंदर करने का उसके पास राइट है, वो 30 दिन के अंदर कर सकता है। तो ये तो था हमारा डीआरटी का रोल। अब डीआरटी के बाद आता है हमारा डीआरएटी, डैम रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो जैसे कि आपको बताया था कि डीआरटी के लिए एक प्रेसिडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि जज के रूप में काम करता है। इसी तरीके से डीआरएटी के अंदर भी जो जज के रूप में काम करता है उसको हम चेयरपर्सन कहते हैं। वो चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसका कार्यकाल भी यानी टर्म भी 5 इयर्स के लिए होता है और एज क्राइटेरिया 65 इयर्स के लिए होता है। तो जो भी अर्लियर होगा उसको मान्य किया जाएगा। तो चेयरपर्सन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, जैसे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ भी चेयरपर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन कोई भी पर्सन डीआरएटी में चेयरपर्सन बनने की कुछ एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले कि वो पर्सन किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो और कम से कम 3 साल तक उसने किसी भी इंडियन लीगल सर्विस में वर्क किया हो और 3 साल तक उसने प्रेसिडिंग ऑफिसर के रूप में काम किया हो। अगर ये तीनों क्वालिफिकेशन उसकी है तो वो चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबल है और उसको सरकार के द्वारा चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा डीआरएटी की बॉडी का। अब क्या है कि अगर मान लीजिए डीआरएटी का रोल क्या है। डीआरएटी का रोल देखिए ये है कि डीआरटी के अंदर अगर केस गया, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी बोरोअर के अगेंस्ट केस किया, अब वहां पे जो जस्टिफिकेशन सुनाया गया है उस जस्टिफिकेशन से अगर कोई भी एग्रीव पार्टी मान लीजिए कि सेटिस्फाई नहीं है, अब वो चाहती है कि उस वो आगे किसी को अपील करना चाहती है, तो चाहे वो बैंक है या बोरोअर है, दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है। तो जब आगे वो किसको अपील करेंगे, आगे वो डीआरएटी को अपील कर सकते हैं। डीआरटी का जो जस्टिफिकेशन है उसके अगेंस्ट अगर वो अपील करना चाहते हैं तो उन्हें डीआरएटी एक जो नेक्स्ट अथॉरिटी है उसको वो अपील कर सकते हैं। लेकिन जो अपील है वो क्या है कि 45 दिन के अंदर करना मैंडेटरी है। अब इसके अंदर एक कंडीशन ये भी है कि अगर मान लीजिए कि बैंक अपील करता है, तो बैंक अगर डीआरएटी को अपील करता है तो बैंक को तो किसी प्रकार का कोई भी अमाउंट है वो जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना पैसा बोरोवर को दिया है जिसके अगेंस्ट उसने केस किया है। लेकिन अगर बोरोवर मान लीजिए कि अपील करना चाहता है और बोरोवर डीआरटी के जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो उसको जो भी जस्टिफिकेशन दिया गया था डीआरटी में उस अमाउंट का 75% उसको एडवांस जमा करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। और अगर ये डीआरएटी चाहे तो क्या है उस अमाउंट को कम कर सकती है, निल भी कर सकती है, डीआरएटी के डिसीजन पे डिपेंड करता है। और किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट अगर डीआरएटी के पास आई है तो उसको भी 180 डेज के अंदर उस जस्टिफिकेशन उसके लिए जस्टिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। 180 डेज में उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये हमारी डीआरटी और डीआरएटी का रोल था जो आपको बताया गया है। अब क्या है कि हमारी जो ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन है कि हमारे इंडिया में टोटल 39 डीआरटीज हैं और 5 डीआरएटीज हैं। ठीक है ना, ये टोटल आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि जो हमारी टोटल डीआरटीज है वो 39 है और 5 डीआरएटीज हैं। तो जो डीआरएटीज हैं उनके अंडर में ही डीआरटी क्या है, उनको अलग अलग एरिया की जो डीआरटीज हैं उनके अंडर में रखी गई है। तो जैसे कि 5 डीआरएटी है हमारी, वो है डीआरएटी इलाहाबाद जिसको क्या हम प्रयागराज भी कहते हैं, और डीआरएटी चेन्नई है हमारी एक, और डीआरएटी दिल्ली है, डीआरएटी कोलकाता और डीआरएटी मुंबई है। तो हमारी डीआरएटी इलाहाबाद के अंदर 6 डीआरटीज हैं, चेन्नई में 9 है, दिल्ली में 7 है और कोलकाता के अंदर में 9 है और मुंबई के अंदर में 8 डीआरटीज है। इस प्रकार से टोटल 39 डीआरटीज हैं और 5 डीआरटीज हैं। तो ये ओवरऑल एक मैं आपके सामने मैंने डीआरटी और डीआरएटी के बारे में बताया है। एक बार हम थोड़ा सा और ब्रीफ में रिकैप कर लेते हैं।
देखिए मैंने बात की थी कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर मान लीजिए कि सिविल कोर्ट के जरिए अगर कोई केस फाइल करता है तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। तो इस समस्या से ही बचने के लिए सरकार ने डीआरटी और डीआरएटी का क्या है स्टेब्लिशमेंट किया है। तो कोई भी अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरटी के अंदर अपना कोई केस डालना चाहता है तो सब उसकी प्राइम कंडीशन ये है कि वो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख एंड अबव होना चाहिए, तभी वो डीआरटी के अंदर अपील कर सकता है। तो डीआरटी में अगर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपील किया तो वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो जो भी जजमेंट देगा किसी बोरोवर के अगेंस्ट, वो रिकवरी अगर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है तो रिकवरी ऑफिसर फिर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प करेगा उस बोरोवर से ड्यूज को रिकवर कराने में, उसके एसेट्स को पोजीशन में लेके उनको सेल कराने में मदद करेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई भी दोनों पार्टी डीआरटी के जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आगे डीआरटी को अपील कर सकती है, और डीआरटी के अंदर जो फैसला लेने की पावर है वो चेयरपर्सन के पास है जो कि जज के रूप में काम करते हैं। जैसे कि डीआरटी में हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर था जो जज के रूप में काम करते हैं, ऐसे डीआरटी में हमारे चेयरपर्सन होते हैं। तो आप होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें जो लोग भी डीआरए का एग्जाम देने जा रहे हैं, या कोई डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस का एग्जाम देने जा रहा है, या किसी को जेआईबी का एग्जाम देना है। तो उसमें ये टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस का पार्ट है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो की जरूरत है और आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार फिर से मैं एक नई वीडियो बनाता हूं। तो जब तक के लिए आप सभी से मैं विदाई लेता हूं। अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी।